औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हॉकाई के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक बार फिर मौजूद है। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। अदनान भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, एक स्ट्राइक हुई ज़बरदस्त किस्म की, पूरा मुल्क की आवाम जो है उसने ये मुज़ाहरा किया कि ये साबित किया कि वो आवाम जो है वो अब हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुकी है, या फिर अब ये जो सब कुछ है ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा है। ये एक क्लियर मैसेज जो है वो आवाम ने दिया। और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी, और उनकी जो पूरी काबीना है वो सब यही बात करते हुए नज़र आए हैं कि IMF से हमारे जो मुआहदे हुकूमतों ने किए हुए थे हम तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो IMF कैसे करता है काम, उसके ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में भी थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन IMF से भी ऊपर जो अथॉरिटी बैठी हुई है यानी कि अमेरिका, उसको इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो किस तरह फ़ायदा होता है, और पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से US को कैसे फ़ायदा हो रहा है, US का अपना सिस्टम कैसे काम करता है, इसके ऊपर आज हमारा प्रोग्राम है। तो अदनान भी बताएं ज़रा कहाँ से शुरू करेंगे। हम पहले तो ये शुरू करते हैं कि अभी आपने पिछले हफ्ते ही सुना था कि कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट को, यानी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, जिनको हम या अपनी उसमें कहेंगे कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है वहाँ पर, ठीक है, उनको लेटर दिया कि भाई पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उससे हमें बहुत इश्यूज़ हैं कि जो है ना आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कहें कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स को की जो हमारे जो कंसर्न है इसको रखें, और जो कर रहे हैं वो उस पर ज़रा सा हल्का हाथ रखें, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है उससे हम खुश नहीं हैं। तो ये जो कांग्रेस US का जो पॉलिटिकल या आप कह लें गवर्नेंस सिस्टम है वो 3 डिफरेंट बॉडीज़ में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होती है इनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें आपका प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट होती है, और दूसरी होती है इनकी जुडिशरी जिसमें आपके जजेस का सिस्टम है, फेडरल कोर्ट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर उसके नीचे जो आप एक और जो थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है वो है लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसमें जो है इनका आपके गवर्नमेंट के कांग्रेस और सेनेट आती है इसमें। ठीक है, तो सेनेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनकी जो 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के 2 लोग होते हैं, चाहे वो बड़ा स्टेट हो छोटा हो, तो हर स्टेट के 2 रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में होते हैं। तो इसकी जो टोटल बॉडी काउंट होता है वो 100 होता है, और उसके जो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो दोनों के अंदर 50-50 हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसका टाई ब्रेकर होता है। ठीक है, ये इनके, और फिर कांग्रेस के अंदर इनके गवर्नमेंट आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनके इलेक्शंस में आपको बता दूं, जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो हर 4 साल बाद होता है, सेनेट के इलेक्शन हर 6 साल बाद होते हैं, और उसमें चूँकि हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं, एक सेनेटर जूनियर होता है, एक सेनेटर सीनियर होता है, क्योंकि एक तो हर 2 साल असल में इलेक्शंस होते हैं कांग्रेस के। उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, उनके हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, और सेनेटर उनके मैंने आपको बताया 6 साल का टेन्योर होता है। लेकिन एक सेनेटर जो होता है वो पहले बैठा होता है, एक बाद में, यानी ऑल्टरनेट, यानी दोनों एक ही साथ नहीं आते। ठीक है, एक का यानी कि अगर लेट्स से कि वो एक 4 साल से बैठा हुआ तो दूसरा 2 साल से बैठा होगा। अच्छा, और तो इस तरह से उनका वो चल रहा होता है। तो ये जो लेटर लिखा है ये कांग्रेशनल बॉडी के 66 सेनेटर्स ने लिखा है, बाईपार्टिजन, जो बोथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स किया, और इन्होंने ये अपने सेक्रेटरी स्टेट को भेजा। और इनके ऊपर क्योंकि इनके हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं कांग्रेस के, तो इनके ऊपर आवाम का बहुत प्रेशर होता है, और आवाम के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ये होते हैं वो कंस्टिट्यूंसीज में जाके जो है ना, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी है उन्होंने ये बेसिकली अपनी गवर्नमेंट को पुश किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये इस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसके लिए वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है। आई मीन वैसे तो पूरे सिस्टम की ये जो अभी हुआ है, जैसे ये लेटर गया, तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसमें बात कर रहे हैं कि इस तरह होना नहीं चाहिए, या पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है ना इस तरह से हमें
बाहर जो है एक्सपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही है बहुत खुलम खुला है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि यूएस गवर्नमेंट कुछ इसमें इंटरफेयर करके कुछ चेंजेस चाहेगी तो इट्स पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, नहीं चाहेगी, नहीं चाहेगी। आई मीन वो हाईली, मैं वही कह रहा था कि हाईली अनलाइकली कि ऐसा कुछ होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ। एक 1980s के अंदर जब प्रेसिडेंट रेगन की वो लीडरशिप थी यूएस के अंदर, तो हुआ ये कि उस ज़माने में इराक़ और ईरान की जंग चल रही थी। और ये सब मैं बैकग्राउंड बेसिकली यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो और उसके साथ साथ क्योंकि ये कोल्ड वॉर थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर चल रही थी उस ज़माने में, तो जहाँ जहाँ भी रशियन इन्फ्लुएंस था तो उस जो है ना वो जंगें चल रही थी। वैसे ईरान इराक़ की यहाँ पे चल रही थी। इसी तरह साउथ अमेरिका में भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो थी वो उसमें थोड़ा बहुत क्लैशेज होते हैं। और यूएस जो था वो एंटी कम्युनिस्ट का टर्म लेके उन जितनी भी ऐसी गवर्नमेंट थी जिनको उसको लगा था कि वो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो हम बात कर रहे हैं अभी जो 1980s के अंदर एक स्कैंडल हुआ था, उसको कहते हैं ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल या ईरान कॉन्ट्रा अफेयर, या और भी उसको मैकफार्लेन अफेयर भी लोग कहते हैं। तो ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल था जो हुआ इस तरह से था कि जो ईरान की जंग चल रही थी उसके साथ ईरान का एक और एलाई था मिडल ईस्ट के अंदर, लेबनान। लेबनान में भी उस वक्त 80s के अंदर हालात कुछ अच्छे नहीं थे। CIA की बहुत इंटरफेरेंस थी वहाँ पे। तो CIA के 7 लोगों को हिजबुल्लाह ने किडनैप कर लिया था। CIA के ठीक है, CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उस पर मूवीज़ भी बनी है। ठीक है। तो अच्छा, तो उनको किडनैप किया था। और ये इसके पीछे थोड़ा सा और बैकग्राउंड रहते हैं। इससे पहले जब 1980 के अंदर हमने इस पे पहले भी थोड़ी सी बात की थी, ईरान के स्टूडेंट्स ने यानी 79 या 77 में जब अपना रेगन से पहले जिमी कार्टर की हुकूमत थी, उस टाइम पे ईरान के स्टूडेंट्स ने US एम्बेसी के ऊपर हमला किया और उनके जो लोग थे एम्बेसी स्टाफ थे उनको किडनैप कर लिया था बेसिकली रैंसम के लिए। तो उसको रेगन के जो गवर्नमेंट उस वक्त थी नहीं, जिमी कार्टर की थी, तो रेगन के लोगों ने ईरान को उस वक्त अप्रोच किया। उनके कहा जिमी कार्टर जब तक ये इलेक्शन ख़त्म नहीं होता ना, आपने इनको रिलीज़ नहीं करना है। अपने बंदों को उन्होंने कहा इनको जब हम आ जाएंगे पावर में तब आप रिलीज़ करेंगे। ठीक है। तो ये उस बैकग्राउंड में बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर जब वो हाईजैकिंग का हुआ और ये US को हॉस्टेज, US के एम्बेसी स्टाफ को हॉस्टेज ले था, उसके बाद से अब तक रियली ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे अभी तक स्टेबल नहीं है। लेकिन इनका हमेशा कांटेक्ट रहता था। तो ईरान इराक की जंग भी हमने पहले बात की थी कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में रशिया आ चुका था और रशिया का जो एलाई था उस ज़माने में इस एरिया में ईरान था या इंडिया था, तो इनको ऐसा लगा अमेरिकन को कि अगर हमने अफ़गानिस्तान में इसको हटाया नहीं तो ये फिर जो है ना हमारे लिए बाद में मसला करेगा। तो इसीलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और सऊदीया को इस्तेमाल किया फाइनेंस के लिए। इधर भी सऊदीया और मिडिल ईस्ट को कहा कि आप इराक़ को सपोर्ट करें ताकि ईरान के साथ ईरान को इंगेज रखें। तो इराक़ को जो वेपन मिल रहे थे ईरान को फाइट करने के लिए वो US बेस्ड ही वेपन्स थे, क्योंकि जितने भी आपके बाकी क्लाइंट स्टेट्स थे उसमें मिडिल ईस्ट की सब इसमें शामिल थे। ईरान ने US को अप्रोच किया क्योंकि इनके रेगन की हुकूमत के साथ ताल्लुकात थे कि हमें कुछ मिसाइल्स चाहिए। ठीक है। तो अब ये ओपनली नहीं दे सकते थे उनको मिसाइल्स। एट द सेम टाइम जो हम साउथ अमेरिका की बात करें, निकरागुआ के अंदर जिस ग्रुप को ये अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे वो ग्रुप ड्रग डीलिंग, कोकेन ट्रेड में बहुत उनकी फंडिंग कोकेन ट्रेड से हो रही थी। ठीक है। तो US की कांग्रेस ने उस ज़माने में बिल पास किया कि आपका CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है ना दूसरे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इनको फ़ंड नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बेसिकली पावर ऑफ द पर्स उनके पास है, वो जिस चीज़ को अप्रूव करते हैं उसी के लिए फंडिंग होती है। ये उनका बेसिकली गवर्नमेंट सेटअप है। तो रेगन ने अपने CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो बंदे थे उनको बुलाकर इसका हल किया। तो उन्होंने बाईपास करने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है जो हमारे हॉस्टेजेस हैं लेबनान में
और ईरान जो है अगर हम उनको वेपन दे देते हैं जो वो मांग रहे हैं तो वो हमारी हेल्प करेंगे कि इन हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने के लिए, और बाकी जो फिर हमारे पास उसका पैसा आएगा हम वो जो निकरागुआ के अंदर लोग फाइट कर रहे हैं कम्युनिस्ट सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट को, कॉन्ट्रास जो है उनको फंड कर देंगे। तो उन्होंने ये क्या स्कैंडल, ठीक है, ये फिर स्कैंडल, हाँ, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, इसराइल को जो ये लोग वेपन्स देते थे उन्होंने इसराइल से कहा कि आप ईरान को दें, ये 1500 मिसाइल्स हैं, ठीक है, हम आपको दे देंगे, हम आपको अपनी तरफ से, आपको तो कोई पाबंदी नहीं है, हम आपको देंगे। फिर जो पैसा वहाँ से मिला उसमें से ऑलमोस्ट 60% उन्होंने अपने जो वहाँ पर जो ड्रग डीलर्स थे और जो कॉन्ट्रास वहाँ पर थे उनको पैसे भिजवाए, और 20 मिलियन शायद आई थिंक 50 मिलियन की उस ज़माने में डील थी, 30 इनको गए, 20 वापस आई थिंक इसराइल के पास आई है, कांग्रेस को वापस चले गए थे। लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कांग्रेस क्या चाह रही है। प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है या CIA वो वही करेंगे जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है, और उनके नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले करे जो अभी तक हिस्टोरिकली पाकिस्तान प्ले करता है। वो बेसिकली आपको वेस्ट के कैंप में रहना है, आपने रशिया के साथ कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे रशिया को फ़ायदा हो। रशिया एंड चाइना बिल्कुल, पहले उस ज़माने में रशिया था, अब चाइना भी है, तो मेनली उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह इस्तेमाल किया है और वो करते रहे हैं, और पाकिस्तान अभी तक ये चल रहा है इस एरिया में। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि पाकिस्तान के अलावा इस वक्त तो इवन मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी US से डिस्टेंस कर रही हैं, सऊदी अरेबिया, UAE और आप जो बड़ी पावर्स हैं जी, तो ये सब जो है US को बेसिकली रेजिस्टेंस दे रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। ये पहले हुआ नहीं था, ये अब जाके जो है ना विद इन द पास्ट फ्यू इयर्स क्रूशियल टाइम है पूरी तो दुनिया इस वक्त अभी तक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो यही है कि हमने वेस्टर्न कैंप में रहना है, और हम वही कहेंगे हम वही करेंगे जो US के इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि वहीं से हमें पैसे डॉलर्स जो कुछ हमने हमेशा किया। हाँ, तो वो ये बेसिकली एक सस्टेनेबल नहीं है, और अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है। अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट निकालेगा और फिर पाकिस्तान को जिस तरह पहले बीच में ट्रीट किया उसी तरह ट्रीट करेगा इन द फ्यूचर। वो उसमें उनकी कोई पॉलिसी है नहीं, हमेशा वो बोलते भी हैं कि हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा।